क्लास। तो आज हम पढ़ रहे हैं सप्लाई, कि सप्लाई होता क्या है। तो सप्लाई हम कहें तो सप्लाई वो यूनिट होती है या हमारे स्टॉक की वो यूनिट होती है जो प्रोड्यूसर या सेलर बेचने के लिए हमेशा रेडी रहता है। यानी कि जो प्रोड्यूसर या सेलर जिसे सेल करने के लिए, ठीक है, सेल पर यूनिट ऑफ टाइम यानी सेल करने के लिए उस वक्त पर रेडी होता है। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्टॉक और सप्लाई के बीच में डिफरेंस क्या होता है। स्टॉक वो क्वांटिटी होती है या हम कहते हैं हमारी कमोडिटी की वो क्वांटिटी होती है जो हम एक जगह पे स्टॉक करके रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हम उस सारे स्टॉक को सप्लाई नहीं कह सकते। सप्लाई पर्टिकुलरली क्या होगा, स्टॉक का वो पार्ट जिसे सेलर या प्रोड्यूसर बेचने को रेडी है, सेल करने के लिए रेडी है, तो वो आपका क्या कहलाता है, सप्लाई। ठीक है, सारे स्टॉक को हम सप्लाई नहीं कह सकते। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स जो है हमारे सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो अगर प्राइस इंक्रीज होगी, ठीक है, प्राइस जो है हमारी इंक्रीज होगी तो सप्लाई हमारी क्या होगी, सप्लाई भी हमारी इंक्रीज होगी। इन दोनों के बीच में है जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे, कि जो क्वांटिटी या जो कमोडिटी की वो क्वांटिटी जिसकी प्राइसेस क्या है, ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ें जो है सेलर या प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा और सेलर ऐसी क्वांटिटी को जो है ज़्यादा सेल करने के लिए रेडी होगा, क्योंकि ऐसी क्वांटिटी पे क्या होगा, ऐसी कमोडिटी पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होता है। फिर सेकंड पॉइंट है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के जो है चीप और क्विक साधन है, यानी बहुत ही सस्ते साधन हैं हमारे पास, तो ऐसी चीज़ों की सप्लाई जो होगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का जो है लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन के साधन की हमारे पास कमी है, तो ऐसी चीज़ों की सप्लाई जो होगी हमारे पास कम होगी। क्लियर है। फिर है प्रोडक्शन टेक्निक्स। तो प्रोडक्शन टेक्निक्स में अगर एडवांस टेक्निक है, देखो एडवांस टेक्निक पर आपकी सप्लाई जो है आप ज़्यादा रखोगे। क्यों, क्योंकि एडवांस टेक्निक से क्या होती है, कॉस्ट कम आ जाती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली सी बात है आप सप्लाई ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर बैकवर्ड टेक्निक्स है यानी पिछड़ी हुई टेक्निक का हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट क्या होती है, उसको प्रोड्यूस करने में कॉस्ट हमारी ज़्यादा आती है, इसलिए हमारी सप्लाई जो होती है वो डिक्रीज़ होती है उस पर। ऐसी चीज़ों की सप्लाई हम ज़्यादा नहीं रखते। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर जो है वो सेल अपनी बढ़ाना चाहता है तो ऐसे वक्त में वो क्या करेगा, अपनी सप्लाई को जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी ऐसी चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और सेल करने के लिए ज़्यादा रेडी होगा, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर कोई भी सब्सटीट्यूट जो है, ठीक है, कोई भी कमोडिटी है, जैसे चाय हो गया, उसका सब्सटीट्यूट कॉफ़ी हो गया, तो अगर चाय के प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो कॉफ़ी की सप्लाई घटने लग जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर और सेलर चाय की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाने लगेंगे, ठीक है। चाय के प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई किसकी रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चाय की रखेंगे ताकि उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा सेल कर पाएँ। और इसका अपोजिट होगा तो सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, अगर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स अगर डिक्रीज़ होगा, मान लो चाय के प्राइसेस कम है और कॉफ़ी के ज़्यादा है, हमारे पास कॉफ़ी ऑलरेडी पड़ी है, चाय उसका सब्सटीट्यूट हो गया, तो चाय के प्राइसेस कम होने की वजह से हम क्या करेंगे, अपनी सप्लाई जो है कॉफ़ी की वो ज़्यादा बढ़ाने लग जाएंगे। क्लियर है। तो अब हम बाकी फैक्टर्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या है, डिमांड ऑफ गुड्स। तो डिमांड ऑफ गुड्स हमारे क्या कहता है, डिमांड ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें तो जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी उनकी सप्लाई ज़्यादा होगी, जिन चीज़ों की डिमांड कम होगी उनकी सप्लाई जो है वो हम कम करेंगे, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन। अगर नेशन यानी हमारा जो देश है वो प्रॉस्परस वाला है, ठीक है, तो वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और अगर इकोनॉमी जो है बहुत ही ज़्यादा पीछे की तरफ जा रही है, यानी डिप्रेशन चल रहा है, तो सप्लाई क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऐसी जगह फिर क्या होगा, लोगों की परचेसिंग पावर भी कम होगी, डिमांड भी कम होगी, साथ में प्रोडक्शन भी जो है कम होगा, तो इसलिए सप्लाई भी जो है डिक्रीज़ रहेगी। क्लियर है।
अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसी की, तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में टैक्सेस ज़्यादा हैं तो सप्लाई कम हो जाएगी, और टैक्सेस अगर इसके रिवर्स है यानी टैक्सेस गिरे हुए हैं तो सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर हम सब्सिडी या कंसेशन की बात करें तो गवर्नमेंट अगर सब्सिडी या कंसेशन ज़्यादा देती है तो ऐसी चीज़ों के प्रोडक्शन हम ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तो उनकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होगी। फिर हम बात करें इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेलर। प्रोड्यूसर और सेलर का इंटरेस्ट क्या है? अगर वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो सप्लाई वो ज़्यादा रखेंगे। इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि वो उनका प्रोडक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, तो प्रोडक्शन घटाएंगे तो सप्लाई भी ऑलरेडी घट जाएगी। प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, इनके प्राइसेस अगर ज़्यादा होंगे तो सप्लाई जो है हमारी डिक्रीज़ होगी। लेकिन अभी तो हम बातें कर रहे थे प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि लैंड, लेबर, कैपिटल पे हमारी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब कॉस्ट आपकी बढ़ेगी तो आपके प्रॉफिट जो है ना, वो प्रॉफिट आपको जो उस पर मिलेगा ना, पर्टिकुलर प्रॉफिट, वो आपका कम हो जाएगा, डिक्लाइन करने लग जाएगा। तो इस वजह से जब भी लैंड, लेबर, कैपिटल यानी कि आपकी कॉस्ट बढ़ाने वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस बढ़ जाएगी तो उन चीज़ों की सप्लाई जो है कम हो जाएगी, और इसके अपोजिट जो होगा तो उनकी सप्लाई जो है आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो अब अगर हम बात करें सप्लाई फंक्शन की, तो सप्लाई फंक्शन क्या होता है? सप्लाई फंक्शन ये होता है फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, यानी उस एक्स जो क्वांटिटी जिसकी हम सप्लाई फंक्शन निकालना चाहते हैं उसकी प्राइस ऑफ एक्स, यानी उसकी प्राइस, फिर रिलेटिव गुड्स की प्राइस, फिर प्राइस ऑफ एफ, यानी कि क्या हो जाएगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस, टी से टेक्नोलॉजी, फिर टी से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मीन्स, और जी से हमारी क्या हो जाएगी? जी से गवर्नमेंट पॉलिसी। ये सारे इन सब का फंक्शंस क्या कहलाएगा? हमारे सप्लाई फंक्शन। देखो, सप्लाई शेड्यूल मीन्स क्या हो जाएगा? ऐसा शेड्यूल जहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ पे, कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटीज़ पे कितनी क्वांटिटी जो है सोल्ड करने के लिए हम तैयार हैं, यानी जिन क्वांटिटी को हम सोल्ड करने के लिए तैयार हैं तो वही हमारी सप्लाई हो जाएगी ना एक गिवन टाइम पीरियड पर। ठीक है, तो सप्लाई शेड्यूल भी जो आपके डिमांड शेड्यूल की तरह दो तरह का होता है। एक हमारा हो जाता है इंडिविजुअल, दूसरा हो जाता है मार्केट। तो इंडिविजुअल में क्या होता है? जब आप एक प्रोड्यूसर या एक फर्म को एक्सप्लेन कर रहे हो, है ना, और जब आप डिफरेंट प्रोड्यूसर एंड सीलर को आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो हमारा हो जाता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब बात करते हैं सप्लाई कर्व की। तो जैसा कि हमें पता है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, मार्केट में कमोडिटी के प्राइस अगर इंक्रीज़ होंगे तो हम ऐसी चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा करेंगे, ठीक है, और प्राइस अगर डिक्रीज़ होंगे तो सप्लाई ऐसी चीज़ों की कम होगी। तो जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो आपका जो सप्लाई का कर्व है ये कैसा जाएगा? आपका पॉजिटिव स्लोप वाला। क्लियर है आपको? पॉजिटिव स्लोप वाला जाएगा। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई कि पूर्ति का नियम क्या कहता है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखने की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लॉ ऑफ सप्लाई जो होता है हमारे को क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है। इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ये नहीं होता है। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस क्या है? बहुत से बच्चों को यही नहीं पता। तो क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है गुणात्मक, यानी कि गुणात्मक मतलब ये होता है कि आपके प्राइस की वजह से, ठीक है, प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज होगा। प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो सप्लाई आपकी इंक्रीज़ होगी, लेकिन कितनी क्वांटिटी से इंक्रीज़ होगी या कितनी रेट से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी ये आपको कौन बताता है? क्वांटिटेटिव में हमें ये चीज़ें पता चलती है, यानी कितनी क्वांटिटी से चेंज हो रहा है, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है। लेकिन आपको जो लॉ ऑफ सप्लाई है ना वो सिर्फ आपको क्या बताता है कि चेंज होगा, लेकिन कितनी क्वांटिटी से होगा ये आपको कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसलिए लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? आपका क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। अब हम एजम्पशन की बात करते हैं। तो एजम्पशन इसमें कौन कौन सी ली जाती है? प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, कि जो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनकी प्राइसेस जो है कांस्टेंट होनी चाहिए। अदरवाइज अगर इनमें चेंज होगा तो आपकी सप्लाई में भी चेंज होगा। इनकम ऑफ द
सेलर और प्रोड्यूसर की इनकम में भी चेंज नहीं होना चाहिए, रिमेन कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी नॉलेज, जो टेक्निकल नॉलेज की अगर हम बात करें वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। टेस्ट प्रेफरेंस डिविजिबल यूनिट्स होनी चाहिए, यानी कि जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो डिविजिबल यूनिट्स होनी चाहिए। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें भी जो है कांस्टेंट रहनी चाहिए। फिर है डिफरेंट इन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, कि पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन में अंतर। ठीक है, तो एक्सपेंशन, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कि पूर्ति का विस्तार अथवा पूर्ति का संकुचन क्या होता है। तो पूर्ति का विस्तार और संकुचन में क्या होता है, जब प्राइसेस में चेंजेस होने की वजह से आपके जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई में चेंज हो रहा है, ये देखो आप लोग, सप्लाई में चेंज हो रहा है ना आपके यहाँ पे। प्राइसेस अगर हम P से P1 पर हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। ओके, और अगर प्राइसेस आपके डिक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई Q से Q2 तक आ रही है। तो एक्सपेंशन का मतलब जब, लेकिन इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी वाली है, ये सप्लाई कर्व ये एक ही रहेगा। ठीक है, कोई दूसरा कर्व नहीं होगा। इसी सप्लाई कर्व पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, और प्राइसेस डिक्रीज हो रही है तो इस पॉइंट पे, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगा। यानी कि अगर प्राइसेस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंज हो रहा है तो वो आपका एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होगा। फिर हम बात करते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई क्या होगा, जब चेंज प्राइस में नहीं होगा। जब चेंज प्राइस में नहीं होगा, किसी अदर फैक्टर की चेंज होने की वजह से या अदर फैक्टर्स के प्राइसेस चेंज होने की वजह से आपके जो है सप्लाई कर्व में चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो सप्लाई कर्व में चेंज हो रहा है, दोनों तरफ देखो प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे, इसके अलावा अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से आपके सप्लाई में चेंज हो रहा है। मान लो आपके सप्लाई जो है यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गई ना। ये यहाँ पे इतनी क्वांटिटी हमें सप्लाई कर रहे थे, अब हमने क्वांटिटी जो है कम कर दी, तो ये क्या हो गया आपके डिक्रीज़ इन सप्लाई। ठीक है, और इसके अपोजिट अगर सप्लाई का पीछे की तरफ यानी राइट की तरफ चला जाता है, राइट की तरफ चला जाता है, तो क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इंक्रीज़ इन सप्लाई। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा सप्लाई कर्व। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके।